सो वेलकम बैक अगेन गाइस टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग क्रिएशन। और आज हम बात करने वाले हैं अपने एचटीएमएल कोर्स और बिगनर्स के बारे में दोबारा से। तो हम चलते हैं हमारी वेबसाइट एडमिशन.com पर और यहाँ पे जाके हम जाते हैं प्री कोर्स पर। यहाँ पे हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे हम बहुत सारे कोर्स हैं, पर हमें काम है फनविड डिजाइनिंग से। और यहाँ पे हमें बुक मिलेगी, इस बुक से हम पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप इस बुक को ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं अमेजन.com से। आपको जाके लिखना है गूगल पे विनय भट्ट बुक्स, और ये रहा पहला लिंक। यहाँ पे आप मेरे द्वारा लिखी गई बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से आप कोई भी बुक पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। फन विद डिजाइनिंग ये रही, ठीक है, किंडल पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो आपके घर पे से कोरियर भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आओ, इस बुक से आप पढ़ रहे थे और हम पेज नंबर सॉरी चैप्टर नंबर 4 पे थे। चैप्टर नंबर 4 हमने कंप्लीट कर लिया था। 5 वाला जो है वो सीएसएस के रिगार्डिंग है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, तो इसे हम स्किप करते हैं। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की तरफ। चैप्टर नंबर 6, एडिंग मीडिया टू द वेबसाइट। अभी तक हमने वेबसाइट में ये सीख लिया कि हम कैसे वेबसाइटों में टैग्स को जोड़ते हैं, कैसे हम वेब पेज बनाते हैं। ये हमारा लास्ट वेब पेज था जिसमें हमने H1 टैग देखा था, पी टैग देखा था, बोल्ड करने के लिए पी टैग देखा था, ठीक है। इमेज के लिए IMG टैग देखा था, और एब्रीवेशन के लिए ABBR टैग देखा था। हमने तो कुछ कलरिंग करी थी, सेक्शन टैग देखा था हमने आर्टिकल टैग देख लिया था, सेक्शन टैग देख लिया था। ये HTML5 के टैग्स है। तो आज हम पहले बात करेंगे अपने HTML5 के टैग्स के बारे में। तो HTML5 टैग्स, ठीक है। तो आइए पहले इससे शुरुआत करते हैं। HTML5 टैग्स में पहला टैग है आर्टिकल। डिफाइन सेल्फ कंटेंट 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 सच एज ब्लॉग पोस्ट ऑफ अ न्यू स्टोरी। आर्टिकल मतलब ये एक सेल्फ कंटेंट कंटेंट को लोड करने कंटेन करने के लिए होता है आर्टिकल टैग। असाइड टैग क्या आता है? डिफाइन कंटेंट असाइड फ्रॉम द मेन कंटेंट ऑफन यूज्ड फॉर साइड बार। जैसे ये साइड में आ रहा है, ये सिमेंटिक टैग ब्लू कलर में जो आ रहा है, इसको हम असाइड से बनाते हैं, ठीक है। ऑडियो टैग ऑडियो के लिए होता है। कैनवस टैग ड्राइंग ग्राफिक्स या फिर एनिमेशन के लिए होता है। डिटेल टैग में हम क्रिएट अ डिस्क्लोजर विजिट फ्रॉम विच यू कैन यूज एंड ऑब्टेन एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑन डिमांड। डिटेल टैग में डिटेल डालने के लिए हम यूज कर सकते हैं। फिर कैप्शन, जो कि कैप्शन लिखने के काम में आता है। और फिगर, जो कि इमेजेस को या फिर इलस्ट्रेशन को कंटेंट करने के लिए काम में आता है, ठीक है। फुटर टैग फुटर बनाने के लिए काम में आता है। बेसिकली ये फुटर टैग जो होता है वो इस काम में आता है कि ग्रुपिंग करने के लिए वो एलिमेंट को, जो एलिमेंट पेज के फुटर सेक्शन पे होंगे, ठीक है। ऐसे ही हेडर क्या है? रिप्रेजेंट द हेडर सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और अ सेक्शन विच में इंक्लूड नेविगेशन लिंक और इंट्रोडक्टरी कंटेंट। मेन, स्पेसिफाई द मेन और डोमिनेंट कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट। मेन मतलब जहाँ पे हम मेन कोडिंग कर रहे हैं वेब पेज की, वहां पे उसको हम मेन कंटेंट के अंदर कंटेंट को लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब ग्रुपिंग करने के लिए काम में आते हैं। नैव मतलब नेविगेशन होता है, जो कि हमें नैव पर बनाने के काम में आता है। वीडियो टैग जो होता है वो वीडियो को एम्बेड करने के काम में आता है। सेक्शन टैग भी हम देख चुके हैं, जो कि डॉक्यूमेंट को ग्रुपिंग करने में काम में आता है, ठीक है। तो हम इन सब टैग की हेल्प से एक वेब पेज बनाएंगे। बेसिकली मैंने ऑलरेडी बना लिया है। यहाँ पे एक वेब पेज है, इसको स्टडी करेंगे आज हम। तो इस वेब पेज में हमारे पास हेडिंग है, हमारे पास नेविगेशन लिंक है, जो काम भी करते हैं। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो मैं अबाउट दिस पेज पर पहुंच जाता हूँ। और आप देख पा रहे होंगे ऊपर, अबाउट पे क्लिक करने पर आप ऊपर देख पा रहे होंगे यहाँ पे हैशटैग अबाउट भी आ रहा है। यूआरएल चेंज हो रहा है, ठीक है। फीचर पे क्लिक करने पर हम फीचर सेक्शन पे आ जाते हैं, फीचर सेक्शन पे आ जाते हैं, और यहाँ पे यूआरएल में हैशटैग फीचर भी आ रहा है। कॉन्टैक्ट पे क्लिक करने पर हम कॉन्टैक्ट के फॉर्म पे आ रहे हैं, जो छोटा सा फॉर्म बनाया था हमने, ठीक है। कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट आ रहा है, हैशटैग कॉन्टैक्ट आ रहा है। और गैलरी पे क्लिक करने पर हम गैलरी पे आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास दो इमेज है। और दोनों ही इमेज के नीचे हमारे पास कैप्शन भी है, कैप्शन फॉर इमेज 1, कैप्शन फॉर इमेज 2, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास हैशटैग गैलरी भी आ रहा है। तो ये नेविगेशन लिंक है जो हर वेबसाइटों में होता है। अबाउट दिस पेज एक हेडिंग है,
और ये सिंपल वेब पेज जो हमारे पास है, ठीक है। और इस वाले पेज पे हमने एक इमेज लगा रखी है, एक हमने वीडियो लगा रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वीडियो लगा रखा है हमने इस पेज पर, ये चलेगा भी, इस पे हम प्ले करते हैं तो ये वीडियो चलेगा। देखो ये VS कोड वाला वीडियो है हमारा, तो मैंने यहाँ पे डेमो के लिए लगा दिया था, ठीक है। इसके बाद एक ऑडियो यहाँ पे लगा रखी है, इसमें गाना चलेगा, ठीक है। ये गाने के लिए था। फिर एक फीचर सेक्शन है जहाँ पे हमने फीचर सेक्शन बना रखा है और साथ में एक अनऑर्डर लिस्ट बना रखी है। कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म बना रखा है जहाँ पे हम कॉन्टेक्ट की डिटेल डाल सकते हैं और सबमिट कर सकते हैं। पर ये फॉर्म सबमिट होगा नहीं क्योंकि ये सर्वर से कनेक्ट नहीं है, ठीक है। सबमिट करने पर बस पेज रिफ्रेश हो जाएगा। फिर गैलरी सेक्शन बना रखा है जहाँ पे हमने दो इमेज ली हुई है और दोनों ही इमेज के साथ उनका कैप्शन भी है, कैप्शन फॉर इमेज वन, कैप्शन फॉर इमेज टू। एडिशनल रिसोर्सेज अगेन एक सेक्शन बना रखा है और इस सेक्शन में यहाँ पे हमने एक लिंक क्रिएट कर रखे हैं, एक्चुअली दो लिंक है। एक लिंक हमें ले जाएगा हमारी वेबसाइट पर लर्निंग क्रिएशन पर, दूसरा लिंक हमें ले जाएगा हमारी ब्लॉग स्पॉट वेबसाइट पर, जो मैंने आपको पहले लेसन में दिखाई थी। अगर आप चाहें तो इस पे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं मेरे। 7,888 का पेज व्यू है अभी तक, ठीक है। उसके बाद एक एम्बेडेड कंटेंट है, हेडिंग, और यहाँ पे हमने पूरी की पूरी वेबसाइट को ही एम्बेड कर दिया आई फ्रेम की हेल्प से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लर्निंग क्रिएशन की पूरी वेबसाइट है जो यहाँ पे दिख रही है, और ये एम्बेडेड कंटेंट है, ठीक है। तो कैसे करते हैं पेज को एम्बेडेड दूसरी वेबसाइट में, कैसे बनाते हैं फिगर कैप्शन, कैसे बनाते हैं एक वीडियो को एम्बेड कैसे करते हैं, ऑडियो एम्बेड कैसे करते हैं, वही सब हम देखने वाले हैं आज इस वीडियो में। तो चलते हैं अपने वेबसाइट की तरफ, इसके कोड की तरफ, और जानते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे मैं ओपन विथ कोड करूंगा, ओपन विथ विजुअल स्टूडियो कोड, और ये रही हमारी फाइल। तो पहली लाइन हमेशा डॉक टाइप की होती है, डॉक टाइप HTML, जो कि वर्जन बताता है हमें। ये आपको याद हो चुका होगा, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको चीजें याद हो जाए। इसमें कुछ रटने ऐसा नहीं है, आपको बस समझना है और आपको टैग्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए बस, ठीक है। आपको सारे टैग्स इस्तेमाल याद भी नहीं करने, सारे टैग इस्तेमाल भी नहीं होते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि आप किन किन टैगों की हेल्प से किस तरह से आप वेब पेज को डिजाइन कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो, सॉरी, डिजाइन तो हम CSS से करते हैं, स्टाइलिंग CSS से करते हैं, आपको बस डेवलपमेंट करना है। तो इसमें फर्स्ट लाइन नंबर 2 है लैंग्वेज के बारे में, जिसमें हमने लैंग्वेज इंग्लिश एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया हुआ है, ठीक है। फिर एक हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन के अंदर मेटा टैग है, मेटा टैग में कैरेक्टर सेट UTF-8 हमने लिखा हुआ है। साथ में मेटा टैग में एक और मेटा टैग है, नेम व्यू पोर्ट, कंटेंट विड्थ इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1.0। ये मैंने आपको बताया था पेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए काम में आती है ये लाइन। हालांकि पेज को रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम CSS में मीडिया क्वेरी का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है HTML में। इसके अलावा मेटा टैग में और भी जानकारियां होती हैं जो हम पढ़ेंगे मेटा टैग की सेपरेट वीडियो में। इस वीडियो में हम बस ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम वीडियो को एम्बिट करते हैं, ऑडियो एम्बिट करते हैं, किसी और वेब पेज को किसी और वेब पेज में एम्बिट करते हैं, और हम ये सीखेंगे कि कैसे हम एक HTML पेज को बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ HTML एंड HTML5 टैग, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लिंक करा हुआ है स्टाइल शीट को, हालांकि स्टाइल शीट अभी हमारे पास है नहीं, पर अगर हम पे स्टाइल शीट होती CSS की तो उसको लिंक करने का तरीका होता है, हम लिंक टैग का इस्तेमाल करते हैं, रिलेशन स्टाइल शीट, और हर्फ में उस स्टाइल शीट का पाथ, ठीक है। और ऐसे ही हम स्क्रिप्ट टैग से हम स्क्रिप्ट को भी ऐड करते हैं, जावास्क्रिप्ट को भी अपने वेब पेज में ऐड करते हैं, स्क्रिप्ट सोर्स में उस फाइल का पाथ और स्क्रिप्ट, और यहाँ पे हेड क्लोज्ड, देन बॉडी स्टार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ भी आ रहा है, द बॉडी एलिमेंट रिप्रेजेंट द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो कोड एडिटर इसलिए हेल्प आता है क्योंकि कोड एडिटर जो होता है वो बहुत सारी जानकारी प्रोवाइड करवाता है और कभी कभार कोड को लिखने में हमारी हेल्प भी करता है। फिर मैंने एक हेडर सेक्शन लिया, मैं चाहता तो मैं हेडर सेक्शन के बिना भी इसको कर सकता था H1 को, अगर मैं चाहूँ तो मैं हेडर सेक्शन के बिना भी ये H1 और नेविगेशन को लिख सकता था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पेज पर। देखते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ।
देखिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ा पेज पर, लेकिन ये हम इसलिए करते हैं ताकि बाद में जब हम इस पे सीएसएस करेंगे, बाद में जब हम इस पे सीएसएस चलाएंगे, तो हम ग्रुपिंग कर पाए। ठीक है, एलिमेंट्स की। जैसे अगर मैं यहाँ पे स्टाइल देता हूँ, और स्टाइल में मैं देता हूँ यहाँ पे मार्जिन 20 पिक्सल, मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर एक्वा। तो देखना, जितना भी एलिमेंट हमने एक साथ ग्रुप किया हुआ है, जो हमने ग्रुप किए हुए थे, H1 एडिंग और नेविगेशन, नैव बार से, उस पर फर्क पड़ा। तो इसीलिए सीएसएस जब हम बनाते हैं, जब सीएसएस पे काम करते हैं, उस टाइम पे हमको जब ग्रुपिंग हमें करनी होती है, हमें एक साथ दो तीन एलिमेंट पे कोई स्टाइल लगाना होता है, वहां पे हमें ये सेक्शन जो हम बनाते हैं वो हमें काम में आते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं इससे पहले ऐसा कर देता हूँ कि अभी हम सीएसएस नहीं पढ़ रहे, हमारा पूरा ध्यान अभी बस एचटीएमएल पर है। जब हम सीएसएस पढ़ेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं। पर हेडर सेक्शन जो होता है, हेडर जो टैग है और जो सेक्शन टैग है, जो आर्टिकल टैग है, असाइड टैग जो है होते हैं, ये टैग ग्रुपिंग करने में काम में आते हैं एलिमेंट्स टैग्स को। ठीक है, दूसरे टैग्स को। फिर यहाँ पे एक नेविगेशन के लिए नैव टैग है। नैव टैग की डेफिनेशन अगर आपको पढ़नी है तो देखो ये रहा, द नैव एलिमेंट रिप्रेजेंट अ सेक्शन ऑफ द पेज दैट लिंक टू अदर पेजेस और टू पार्ट विद इन द पेज, अ सेक्शन विद द नेविगेशन लिंक। अगर आपको अपने पेज को दूसरे पेज के साथ जोड़ना है तो आपको एक लिंक जनरेट करना होगा। तो उस लिंक को बनाते हैं, या फिर अगर हम एक ही पेज में बात करें, हमें एक ही पेज में बहुत सारे सेक्शन को आपस में हमने बांट रखा है, और हमें एक बटन बनाना है जिसकी हेल्प से, या हमें एक लिंक बनाना है जिसकी हेल्प से हम सीधे उस सेक्शन पे जा पाए, तो उसके लिए हमको एंकर टैग के इस्तेमाल लेते हैं। पर उन सबको ग्रुपिंग करके हम एक जगह पे रखते हैं जिसे हम कहते हैं नैव। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, तो कोई भी कॉर्पोरेट की वेबसाइट होगी, जैसे कि अमेजन है, तो अमेजन वेबसाइट पर यहाँ पर ये सब दिख रहा है, ये सब नेविगेशन का है, ये सब नेविगेशन लिंक है, ताकि आप एक ही बटन पे आप पहुंच पाओ, ताकि यूजर को हम नेविगेट कर पाए कि उसे कैसे कैसे कहाँ कहाँ से जाना है, या वो कैसे कैसे कहाँ कहाँ पर जा सकता है। ये आपको और अच्छा दिखेगा अगर कोई प्राइवेट वेबसाइट होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे चेक कर लेते हैं एक बार, अगर वहां पे नेविगेशन लिंक है तो। देखो ये रहा, मोबाइल टैबलेट, फैशन, इलेक्ट्रॉनिक, टीवी अप्लायंस, होम फर्नीचर, फ्लाइट बुक्स, ब्यूटी फूड्स, ग्रोसरी। तो ये एक नेविगेशन लिंक है। ठीक है, ये भी नेविगेशन लिंक है। बिकम अ सेलर, कार्ट, लॉग इन, ये हेडर सेक्शन है। फ्लिपकार्ट, यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे सर्च बार है, लॉगिन का बटन है, कार्ट का बटन है, बिकम अ सेलर, और यहाँ पे थ्री डॉट्स हैं, उस पे ये है। इसको अगर मैं छोटा करता हूँ, देखो ये रहा मीनू बार, जिसे हम मीनू बार भी कहते हैं। खुल नहीं रहा पता नहीं किसी कारण से, लेकिन ये नेविगेशन लिंक है। देखो एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर हम लर्निंग क्रिएशन सर्च करते हैं, तो लर्निंग क्रिएशन में ये देखो, होम, अबाउट अस, इंटरव्यू, ब्लॉग, कैंपस कोर्स, फ्री कोर्स, कॉन्टैक्ट, नीड वेबसाइट, ये एक नेविगेशन लिंक है। नेव बार है ये सब, ये पूरा नेव बार है। ठीक है, तो ये नेव बार होता है, जहाँ पे हम किसी वेबसाइट में दूसरी पेजेस को कैसे जोड़ते हैं, उनके लिंक दिए होते हैं। अब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूंगा तो हम एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे, जिसका नाम होगा अबाउट डॉट एच टी एम एल। इंटरव्यू क्वेश्चन पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज पे पहुंच जाएंगे, जहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन हमने लिखे हुए हैं। ब्लॉग्स पे क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे। कैंपस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो एक नए पेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से नेविगेशन काम करता है। यहाँ पर भी नेविगेशन बनाया है मैंने, यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे तो हम अबाउट के पास आ गए, फीचर पे क्लिक करेंगे तो हम फीचर के पास आ गए, कॉन्टेक्ट क्लिक करेंगे तो हम कॉन्टेक्ट फॉर्म के पास आ गए, गैलरी पे क्लिक करेंगे तो हम गैलरी के पास आ गए, इमेज गैलरी के पास। ठीक है, तो नेविगेशन लिंक काम आते हैं पेज में मूव करने के लिए, एक पेज से दूसरे पेज पर, या एक ही पेज पर अलग अलग सेक्शन पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने हर्फ के आगे, जैसे हम एड्रेस दे रहे थे, उससे पहले हम यूआरएल दे रहे थे, यहाँ पे हमने आईडी दे रखी है, हैशटैग अबाउट, हैशटैग फीचर, हैशटैग कॉन्टैक्ट, हैशटैग गैलरी। और ये मैंने कहाँ पे है, ये अबाउट कहाँ से मिल रहा है इसको, देखो ये रहा, हमारे मेन सेक्शन के अंदर। यहाँ पे हमारा हेडर खत्म हो गया, हेडर क्लोज्ड, हमारा नेविगेशन का काम खत्म हो गया, हमारा हेडर क्लोज्ड हो गया। देन हमारा मेन स्टार्ट हुआ। मेन क्या करता है, अभी बताया था मैंने,
कि जितना भी मेन कंटेंट है वेबसाइट का उसको हम मेन नाम के टैग के अंदर रैप कर देते हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो। ठीक है, हेडर सेक्शन एक हो गया, मेन सेक्शन एक हो गया। अब इस मेन के अंदर हम और सब सेक्शन बनाएंगे बहुत सारे। तो मेन के अंदर एक सेक्शन है, इसके अंदर एक हेडिंग है H2, आईडी है इसकी अबाउट। अब आईडी क्या होती है? यहाँ पे दो चीजें होती है, एक आईडी और एक होता है क्लास। ठीक है, आईडी यूनिक होती है जबकि क्लास यूनिक नहीं होती। मतलब एक आईडी इस तरह से सपोज करो, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो एक क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं पर हर बच्चे का इंडिविजुअल आईडी कार्ड होता है। ठीक है, तो आईडी कार्ड हमेशा यूनिक होता है, हर बच्चे का इंडिविजुअल होगा। लेकिन एक क्लास में बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं। तो उसी तरह हम एक क्लास में हम अगर कोई वैल्यू देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लास में वैल्यू देता हूँ अबाउट, तो बहुत सारे टैग्स को मैं ये अबाउट क्लास दे सकता हूँ। ठीक है, मैं ये क्लास इसको भी दे सकता हूँ। ठीक है, मैं ये क्लास इस वाले को भी दे सकता हूँ, जबकि ये एक अलग सेक्शन है। पर मैं इसको भी क्लास अबाउट दे सकता हूँ, पर मैं आईडी नहीं दे सकता। आईडी होती है हमेशा यूनिक। ठीक है, ये हमें सीएसएस में हेल्प करता है कोडिंग करने वक्त, जब हमें इंडिविजुअल कोडिंग करनी होती है किसी एक पर्टिकुलर टैग के ऊपर या एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ टैग के ऊपर। तो वहां पे हमने आईडी या क्लास को हम ग्रैब करते हैं और फिर हम उस पे अपना कोड रन करते हैं। हम जो कोड लिखते हैं वो हम पर्टिकुलर क्लास के लिए या पर्टिकुलर आईडी के लिए लिखते हैं, और फिर वो कोड चलेगा और जिस आईडी या जिस जिस क्लास से वो चीज रिलेट करेगी उन सब पे उसका असर पड़ेगा। ठीक है, तो आईडी बस ध्यान रखना कि आईडी होती है सेपरेट। तो आईडी कभी भी हम दो एलिमेंट को एक आईडी नहीं दे सकते, और अगर देते हैं तो वो उन सब पे काम करेगी, लेकिन ऐसा जनरली करते नहीं है। आईडी हमेशा सेपरेट होती है, यूनिक होती है, इंडिविजुअल कंटेंट के लिए यूनिक आइडिया होती है। जबकि क्लासेस हम दे सकते हैं दूसरे को भी, हम दो एलिमेंट्स को या दो टैग्स को या दो सेक्शन को भी आपस में एक आईडी दे सकते हैं, सॉरी क्लास दे सकते हैं, आईडी नहीं दे सकते। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है H2 आईडी अबाउट, और यहाँ पे मैंने इस आईडी को लिखते हैं कैसे, हैशटैग अबाउट करके। तो जब भी मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ये इसको ढूंढेगा, इस आईडी को ढूंढेगा, और ढूंढते हुए कहाँ पहुंचेगा, इस पे, इस पैराग्राफ पे, सॉरी इस हेडिंग पे, और ये खुल जाएगा जैसे कि हमारा यहाँ पे हो रहा है। अगर मैं गैलरी पे क्लिक करता हूँ तो ये ढूंढेगा गैलरी नाम की आईडी किस एलिमेंट से अटैच अटैच हो रखी है। इससे हो रखी है, इससे हो, इस गैलरी से हो रखी है, और इसने इसको ओपन कर दिया। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, गैलरी पे जाते हैं, देखो ये रहा, ये सेक्शन है, ये सेक्शन के अंदर आईडी है गैलरी, और इसके अंदर एक H2 टैग है गैलरी, और इसके अंदर इमेज लगा रखी है। फिर यहाँ पे मैंने इमेज सीधे नहीं लगाई, यहाँ पे मैंने इमेज को कवर अप कर रखा है फिगर नाम के टैग के अंदर। ठीक है, फिगर एलिमेंट क्या करता है, इट रिप्रेजेंट सम फ्लो कंटेंट ऑप्शनली विद अ कैप्शन। जब हमें फिगर इमेज दिखानी होती है और इमेज में कोई कैप्शन दिखाना होता है तो हम फिग कैप्शन नाम का इस्तेमाल करते हैं, टैग का। ठीक है, जब हमें कोई इमेज दिखानी होती है और उस इमेज के साथ हमें एक कैप्शन भी दिखाना होता है तो हम फिग कैप्शन नाम का टैग इस्तेमाल करते हैं। और फिग कैप्शन टैग जो होता है वो फिगर टैग के अंदर आता है, तो हम रैप कर देते हैं अपनी इमेज को फिगर टैग के अंदर। फिगर टैग क्या है? फिगर टैग एक सिमेंटिक कंटेनर है। ये सिमेंटिक एलिमेंट जो HTML5 में इंट्रोड्यूस हुए हैं उनमें से आता है, उनमें से एक टैग है जो कि बेसिकली एक कंटेनर है जो कि इलिस्ट्रेट डायग्राम इन सबको कंटेन करता है। ठीक है, वापस चलते हैं पहले अपनी आईडी के पास। सबको आईडी और क्लास का फर्क समझ में आ गया? हम कोई भी आईडी दे सकते हैं किसी को भी अपने मन से। ठीक है, मान लो मुझे यहाँ पे आईडी अबाउट नहीं देनी, मुझे यहाँ पे आईडी देनी है इसको लाला, पर मुझे फिर यही आईडी सेम देनी होगी यहाँ पर भी, लाला। और अभी भी जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, पेज को रिफ्रेश करते हैं, और अब जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा, देखो ये अभी भी काम कर रहा है, अबाउट दिस पेज पे आ गए हम। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो आईडी के तौर पर, लेकिन ये यूनिक होना चाहिए, मतलब आप उसको दोबारा यूज नहीं करोगे किसी और के लिए। क्लासेस में ऐसा नहीं होता, आप क्लासेस आप दूसरे को भी दे सकते हो।
मल्टीपल एलिमेंट कैन हैव सेम क्लासेस बट मल्टीपल एलिमेंट कांट हैव सेम आईडी। ठीक है, इसका और डिफरेंशिएट आपको देखना है तो मैं आपको गूगल से दिखाता हूँ। डिफरेंस बिटवीन HTML ID एंड क्लास। The main difference between HTML ID and class attribute is that ID must be unique to a single element on a page, while a class can be used on multiple element। एक क्लास को हम मल्टीपल एलिमेंट पर यूज कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन एक एलिमेंट पर हम एक ही यूनिक आईडी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बाकी डिटेल अगर आपको पढ़नी हो तो आप पढ़ सकते हो गूगल सर्च करके। जो मोटे तौर पर था वो आपको मैंने बता दिया। अब यहाँ पे हमने सेक्शन डिजाइन कर रखा है। ये सेक्शन है हमारा, इसमें आईडी है लाला जो हमने अभी अबाउट से चेंज करी। अबाउट दिस पेज की हेडिंग है यहाँ पे, फिर एक पैराग्राफ टैग लिया हुआ है, इमेज टैग लिया हुआ है। इमेज टैग पे हमने इमेज डाल रखी है जो हमारी कल की इमेज थी जो हमने रखी हुई थी अपने फोल्डर पे, सेम फोल्डर पे, पाइथन डॉट जेपीजी। इमेज के भी फॉर्मेट होते हैं, जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, जेपीईजी। तो आपको मेक श्योर करना होगा कि आपकी इमेज जिस फॉर्मेट की है आप उसका वही एक्सटेंशन यहाँ पर भी लिखें। और ये कैसे पता चलेगा? देखो, जैसे यहाँ पे है पाइथन डॉट जेपीजी, अब मेरी फाइल में तो नाम आ रहा है जेपीजी मेरे कंप्यूटर पे क्योंकि मैंने फाइल एक्सटेंशन को शो कर रखा है। अगर आपके उसमें नहीं आ रहा तो आप एक काम करेंगे, आप जाएंगे प्रॉपर्टी के पास, इसमें प्रॉपर्टी दिखा रहा है, ये रहा प्रॉपर्टी। आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाएगा टाइप ऑफ फाइल, जेपीजी फाइल। ठीक है, यहाँ से आपको सेम ही एक्सटेंशन आपको देना होगा अपनी फाइल के पाथ पे, तभी वो सही से काम करेगी। अगर मैं यहाँ पे जेपीईजी कर देता हूँ, मान लेते हैं, तो अब ये इमेज रेंडर नहीं होगी। देखो अब सैंपल इमेज लिखा हुआ आ रहा है, इमेज चली गई क्योंकि फॉर्मेट उसका चेंज हो गया। तो आपको ध्यान देना है कि आप इसका फॉर्मेट जैसा होता है फाइल का पाथ, फाइल का पूरा नाम आप वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, गलतियां, छोटी छोटी गलतियां होती हैं जिससे आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि यार मुझे कोडिंग नहीं आती है, मेरे से हो नहीं रहा, पर ऐसा नहीं है, आपको बस छोटी छोटी बारीकियां हैं उनको ध्यान में रखना है। अब इस div के अंदर हमने हमने एक div लिया हुआ है। div अगेन एक कंटेनर होता है। कैसे कमेंट करते हैं? एंगल ब्रैकेट है, है एक्सक्लेमेशन मार्क और दो डैश, फिर दो डैश और एक्सक्लेमेशन मार्क, इसके बीच में जो कुछ भी लिखोगे वो सब कमेंट होता है। तो ये कंटेनर ऑफ द वीडियो। ठीक है, div क्या आता है? कंटेनर है। तो यहाँ पे हमने वीडियो को कंटेन करने के लिए एक div ली हुई है और हमने वीडियो लिया हुआ है। वीडियो के साथ एक एट्रीब्यूट होता है कंट्रोल सोर्स src vs code डॉट mp4, ये मेरी फाइल है और अगेन वही कि उसका फॉर्मेट जिस तरह का है आप पूरा उसका नाम देंगे। यहाँ पे मैंने स्टाइल लिया हुआ है विड्थ ऑटो, हाइट ऑटो, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी हम स्टाइलिंग नहीं कर रहे, तो मैं इसे हटा देता हूँ। लेकिन टाइप में वीडियो स्लैश mp4 लिखना इंपॉर्टेंट है ताकि आपको पता चल पाए कि ये वीडियो, ताकि कंप्यूटर को पता चल पाए कि ये टाइप किस तरह का है। ठीक है, अगर आपकी वीडियो रेंडर नहीं होती है तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा यूर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, क्योंकि कुछ ब्राउजर होते हैं जो ओल्ड होते हैं या जो ओल्ड वर्जन पे चल रहे होते हैं, वो कभी कभार वीडियो को रेंडर नहीं करते या नहीं कर पाते। तो वहां पे ये लिखा हुआ आएगा यूर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, लेकिन अगर आपका ब्राउजर सपोर्ट करता होगा तो आपकी वीडियो चलेगी। ठीक है, और वीडियो टैग को लिखने का फॉर्मेट क्या है? अगेन वही वीडियो लिखेंगे, उसके आगे कंट्रोल्स लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे सोर्स लिखेंगे, उसके बाद एसआरसी में उसका सोर्स का पास लिखेंगे और टाइप में वीडियो स्लैश mp4 लिखेंगे। इसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करोगे तो आप धीरे धीरे सीख जाओगे। और अगर आपको कोड चाहिए इस फाइल के तो वो भी आपको जरूरत नहीं है वीडियो पॉज करके, आप बस वीडियो देखो, इस टाइम पे वीडियो को पॉज करके लिखने मत बैठो। इसकी रिपोजिटरी, गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक मैंने यहाँ दिया हुआ है नीचे, आप उससे बाद में इस फाइल को डाउनलोड कर लेना और इस फाइल को अच्छे से समझने बैठना, और एक एक करके जब आप समझोगे तो आप वहां से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो या फिर अपने कोड खुद लिख सकते हो। ठीक है, आपको जरूरत नहीं है यहाँ पे वीडियो पॉज करके इसको लिखने की। अभी बस वीडियो को रिवाइंड करके देखो अगर समझ में नहीं आता है तो, वरना इसको बस ध्यान से देखते रहो। आपका पूरा कंसंट्रेशन चाहिए मेरे को यहाँ पे ताकि आप पूरी की पूरी वीडियो समझ पाओ। एक बार आप समझ जाओगे तो आपको कोड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है तो आप कमेंट करना ना भूलें। ठीक है,
उसके बाद हम इस वीडियो को क्लोज करेंगे और फिर ये डिव क्लोज करेंगे। अब आता है ऑडियो कैसे लगाते हैं। जैसे वीडियो का था वैसे सेम ऑडियो का भी है। ऑडियो का ऑडियो लिख के कंट्रोल्स, सोर्स में जाएंगे, एसआरसी लिख के ऑडियो फाइल का नाम पूरा देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब ऑडियो फाइल का भी एक्सटेंशन बहुत तरह के होते हैं। MP3 होता है, WEP होता है, और भी बहुत तरह के होते हैं। तो आप फाइल का पूरा जैसा पाथ लिखेंगे तो फाइल का पूरा नाम लिखेंगे विद एक्सटेंशन, तभी वो काम करेगा। और टाइप में क्या आएगा, ऑडियो MPEG। ठीक है, अगर आपका ब्राउजर ऑडियो सपोर्ट नहीं करता किसी कारणवश, तो वहां पे लिखा हुआ आएगा योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द ऑडियो एलिमेंट। ठीक है, कभी कभार क्या होता है कि हमारे कुछ ब्राउजर जो अपडेटेड नहीं होते, आउटडेटेड हो जाते हैं, उन पे ये टैग्स काम नहीं करते, क्योंकि HTML5 पे टैग्स है, तो इनके लिए आपका ब्राउजर जो है वो सपोर्टेबल तभी होगा जब वो अपडेटेड होगा। ठीक, सेक्शन क्लोज्ड, यहाँ पे हमारा एक सेक्शन क्लोज्ड हो गया। अब हमने बनाया थर्ड सेक्शन, जिसकी हमने आईडी दे रखी है फीचर्स, क्लास दे रखी है अबाउट, जो मैंने अभी अभी दी थी। और फीचर्स में H2 फीचर्स, और इसके अंदर हमने लिया हुआ है एक अनऑर्डर लिस्ट। कैसे देते हैं अनऑर्डर लिस्ट, कैसे लिखते हैं, यूएल टैग की हेल्प से, और उसके अंदर एलआई टैग, लिस्ट आइटम के लिए। ठीक है, ये आपको पता है। उसके बाद एक और सेक्शन बनाया हुआ है आईडी कंटेक्ट, H2 कॉन्टेक्ट अस। देन एक फॉर्म बनाया हुआ है, फॉर्म हम पढ़ चुके हैं अपनी कल वाली वीडियो में और परसों वाली वीडियो में, तो ये आपको पता ही होगा। फॉर्म में दो एट्रीब्यूट है यहाँ पे, एक एक्शन और एक मेथड। एक्शन में हमेशा पेज आता है, मतलब एक लिंक आता है जहाँ पे ये पेज आपको फॉर्म सबमिट होने के बाद लेके जाएगा। और मेथड में यहाँ पे वैसे तो बहुत सारी तरह के मेथड होते हैं, लेकिन फिलहाल दो ही तरह के मेथड हम यहाँ पे देखेंगे, एक होता है गेट, एक होता है पोस्ट। अब इस पे हम डिटेल पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन दो ही तरह के मेथड होते हैं, गेट और मेथड पोस्ट। ठीक है, गेट मेथड उतना सिक्योर और सेफ नहीं होता, तो हम जब भी आप कोई वेबसाइट देखोगे तो वहां पे आपको हमेशा पोस्ट मेथड ही दिखेगा, क्योंकि ये सिक्योर होता है। और इस फॉर्म को हम अभी जब सबमिट करते हैं, अभी जब सबमिट कर रहे हैं, तो हमारे पास पेज रिफ्रेश हो रहा है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, क्योंकि हमने कोई डाटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं कर रखी। लेकिन जब डाटाबेस से कनेक्टिविटी कर रखी होती है, तो जो डाटा हमने यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं हम फॉर्म को, वो जाके एज इट इज सेव हो जाता है हमारे सर्वर पे। ठीक है, तो अगेन लेबल दे रखा है, नेम इनपुट फील्ड है, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट है, आईडी नेम है, नेम नेम है। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड एक टैग है। ये टैग अगर लगा हुआ है या लिखा हुआ है, तो मतलब बिना इसके बाद चलेगी नहीं। जैसे कि अगर हम अपनी वेबसाइट पे आते हैं, वीडियो हम देख चुके हैं, ये वीडियो प्ले भी हो रहा है। ठीक है, ये वीडियो प्ले हो रहा है, इसको मैं पॉज कर देता हूँ। ये ऑडियो है, ये भी प्ले हो रही है, यहाँ पे एक सॉन्ग है, तुम आ रहे ये अगेन प्ले हो रहा है। हो। फीचर देख लिया, कॉन्टैक्ट देख लिया, सबमिट। अगर मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो मुझे दिखा रहा है प्लीज फिल इन दिस फील्ड। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ आपके लिए। अगर मैं बिना नेम और बिना ईमेल लिखे सबमिट करने का ट्राई करता हूँ, तो लिखा आ रहा है प्लीज फिल दिस फील्ड। अगर मैं नाम लिख देता हूँ और ईमेल नहीं लिखता, सबमिट करता हूँ, तो भी आ रहा है प्लीज फिल दिस फील्ड। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है दोनों में। तो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट क्या करता है, ये मेक श्योर करता है कि जो यूजर है वो फॉर्म को फिलअप करे और उसके बाद सबमिट करे। अगर ये नहीं होगा, तो फॉर्म में हम कुछ लिखें या ना लिखें, हमें कोई भी वैलिडेशन नहीं आएगा। अब देखो, अब अगर मैं क्लिक करता हूँ सबमिट पे, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब हमें कुछ नहीं दिखा रहा, फॉर्म पेज रिफ्रेश हो गया बस। दोबारा करते हैं, देखा पेज रिफ्रेश हो गया बस। तो रिक्वायर्ड टैग इसलिए जरूरी होता है, ताकि यूजर उसको फिलअप करे। ठीक है, उसके बाद सेक्शन गैलरी है यहाँ पे, तो एक और सेक्शन बनाया है हमने। सेक्शन अगेन किस काम में आता है, सेक्शन एलिमेंट रिप्रेजेंट अ जेनरिक सेक्शन ऑफ अ डॉक्यूमेंट और एप्लीकेशन। अ सेक्शन इन दिस कॉन्टेक्स्ट इज अ थीमेटिक ग्रुपिंग ऑफ कंटेंट, कंटेंट को ग्रुप करने के लिए। अब बहुत सारे टैग लिखे हुए हैं हमने, उन सब टैगों में हमें बाद में स्टाइलिंग लगानी है, स्क्रिप्टिंग लगानी होती है, तो उनको हम ग्रुप करने के लिए इन सब का इस्तेमाल करते हैं। सेक्शन का, आर्टिकल का, साइट का, मेन का, डिप का। ठीक है, और अगर हम छोटे पैमाने पर देखें तो स्पैन का, जैसे कि ये है वेलकम टू सैंपल पेज है। अब मुझे सैंपल और वेब पेज, सिर्फ इतने इस खास इन दो शब्दों में ही कुछ स्टाइलिंग लगानी है, तो मैं स्पैन टैग का इस्तेमाल कर सकता हूँ। स्पैन टैग लिख के मैंने यहाँ पे ये किया। अब मैं स्पैन टैग के अंदर अगर कुछ स्टाइलिंग करता हूँ, अगेन
कलर ले लेते हैं ब्लू, बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं ब्राउन। तो अब क्या होगा, बस सैंपल और वेब पेज पर ही ये स्टाइलिंग काम करेगी। कंटिन्यू, ये देखो, सैंपल और वेब पेज, बैकग्राउंड कलर ब्राउन हो गया और लिखा हुआ कलर ब्लू हो गया। तो स्पेन टैग इसलिए काम में आता है ग्रुपिंग करने के लिए। ये एक इनलाइन एलिमेंट है, क्योंकि ये इतनी जगह लेता है जितनी जगह इसको चाहिए होती है। ठीक है, समझ में आया? तो ये सब ग्रुपिंग करने के लिए काम में आते हैं, ताकि हम बाद में इस पे सीएसएस लगा सके। इसका क्लोजिंग टैग भी था, हमने वो नहीं काटा। ये सेल्फ क्लोज नहीं है, इसका क्लोजिंग टैग भी होता है। ठीक है, तो स्पेन टैग आप समझ गए, ग्रुपिंग कैसे करते हैं आप समझ गए, सेक्शन आप समझ गए, फिगर पे हम बात कर ही चुके हैं, फिगर भी ग्रुपिंग के काम में आता है। और जब हमें इमेज एक तरह से लगानी होती है विद द कैप्शन, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फिगर, फिगर के अंदर इमेज टैग और उसके नीचे फिगर फिग कैप्शन। फिगर कैप्शन का शॉर्ट फॉर्म है फिग कैप्शन, जहाँ पे हम कैप्शन लिखते हैं, इमेज के बारे में डिटेल देते हैं। ठीक है, सेक्शन क्लोज्ड। अब एक लास्ट सेक्शन है एडिशनल फॉर्म, जहाँ पे हमने एक एंकर टैग इस्तेमाल किया हुआ है। एंकर टैग मतलब ए टैग। यहाँ पे हमने हर की वैल्यू दे रखी है, learningcreation.com प्रोवाइड किया हुआ है पाथ, होम पेज लिखा हुआ है। और हमने दूसरा एक एंकर टैग लिया हुआ है, दो एंकर टैग का इस्तेमाल किया हुआ है, यहाँ पे हमने ब्लॉग स्पॉट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है। उसके बाद एक और सेक्शन है लास्ट, जिसमें हमने एम्बेडेड कंटेंट का इस्तेमाल किया हुआ है। और एम्बेडेड कंटेंट कैसे लिखते हैं, आई फ्रेम टैग के अंदर। आई फ्रेम टैग के अंदर सोर्स में हम लिखेंगे सोर्स वेबसाइट का नाम। मैंने यहाँ पे विड्थ प्रोवाइड करवाई है 600, हाइट प्रोवाइड करवाई है 400, और टाइटल दे दिया मैंने एम्बेडेड एग्जाम्पल, और आई फ्रेम क्लोज्ड। इतना सही है बस। आपको एक विड्थ प्रोवाइड करवानी होती है कि कितनी विड्थ और कितनी हाइट का आपका आई फ्रेम होगा, और आई फ्रेम में क्या होगा, तो कौन सी वेबसाइट होगी, तो ये वाली। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ से लर्निंग हटा के यूट्यूब लिखता हूँ, तो हमें यूट्यूब की वेबसाइट यहाँ पे दिखेगी। रिफ्रेश करते हैं, यहाँ से देखो ये स्टाइलिंग चली गई। गैलरी करके हम नीचे जाते हैं, एम्बेडेड कंटेंट में अभी कुछ नहीं आ रहा, अभी लोड हो रहा है। ये देखो यहाँ पे ये लोड हो रहा है, और 500 का एरर आ गया। ट्राई अगेन इन 30 सेकेंड्स। तो किसी कारण से यूट्यूब पे लोड नहीं कर रहा, लेकिन हम किसी भी वेबसाइट का इस तरह से कर सकते हैं। जैसे मैं लर्निंग करके दिखाता हूँ, learningation.com हमने किया, हाइट में कर लेता हूँ 500, और विड्थ में कर लेता हूँ 500। और अब अगर इसको हम रिफ्रेश करेंगे, तो देखो ये एक बॉक्स बन गया, जहाँ पे एक पूरी वेबसाइट यहाँ पे लोड हो रही है आई फ्रेम के अंदर। और ये यहाँ से भी काम करेगी। मान लो आपको जावा का इंट्रोडक्शन चेक करना है, तो आप क्लिक करोगे तो जावा का इंट्रोडक्शन की फाइल खुल गई। तो ये पूरी फंक्शनल है, मतलब पूरी की पूरी वेबसाइट ही लोड हो गई आई फ्रेम की हेल्प से एक दूसरी वेबसाइट पे। ये मेरी सिंपल वेबसाइट है ना? और ये हमारी जो डोमेन पे चल रही है वो वाली वेबसाइट है। तो इस तरह से आप एक वेबसाइट को पूरा एम्बेड कर सकते हो दूसरी वेबसाइट के अंदर। तो इस वीडियो में हमने क्या सीखा, इस वीडियो में हमने सीखा HTML5 टैग के हमने बारे में पढ़ा कि HTML5 के टैग क्या होते हैं। हमने वीडियो टैग के बारे में पढ़ा, हमने ऑडियो टैग के बारे में पढ़ा, हमने आई फ्रेम टैग के बारे में पढ़ा, हमने स्पैन टैग के बारे में पढ़ा, हमने और HTML के टैग देखे, लाइक फिगर, फिग कैप्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और इसी के साथ हमारा HTML कंप्लीट होता है यहाँ पे। अब जो छोटी मोटी चीजें रह गई हैं HTML की, उसके ऊपर हम एक दो वीडियो और बनाएंगे, जो इसी वीडियो के बाद अपलोड होंगी। तो कृपया करके उनको भी देखिएगा, ताकि आपको HTML पूरा कंप्लीट हो जाए और आपको किसी और ट्यूटोरियल पे ना जाना पड़े। इसके अलावा आपके लिए होमवर्क भी रहेगा, जो जो हमने यहाँ पे आपको बताया है, आपको वो सब गूगल सर्च करके खुद से भी पढ़ना है। और ये मुझे बताना है कि आपको क्या क्या समझ में आ गया, क्या क्या समझ में नहीं आया। कुछ भी ऐसा कंटेंट है जो आपको समझ में नहीं आया, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो के नीचे, ताकि हम आपको उसके नीचे रिप्लाई रिप्लाई कर सकें, और आपको वो बातें मिल सके, आपको वो बातें समझ में आ जाए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ गुड टाइम। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब लर्निंग क्रिएशन।